दोपहर 2 बजे का समय था। बारिश अचानक होने लगी थी और एक घर की छत पर कुछ सूखे हुए कपड़े सूख रहे थे। यानी कि जो अलगनी होती है, यानी कि क्या कहते हैं, कपड़े सूखते तार पर सूख चुके थे। अब बारिश जोर से आ रही थी तो उस घर की जो महिला होती है, जिसका नाम होता है आरती, एकदम से ऊपर जाती है और जाकर के उन कपड़ों को उतारने लगती है। कपड़ों को उतारने में उसके खुद के कपड़े जो पहने हुए थे बदन पर, वो भी भीग जाते हैं और उसके बाद वह अपने बदन पर जो कपड़े भीगे हुए थे उनको नीचे आकर बरामदे में बदलने लगती है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही वहाँ पर उसका भांजा सौरभ आ जाता है और वह ऐसा नज़ारा देख रहा था जो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। फिर यहाँ पर जो ये आरती होती है, सौरभ को मुस्कुराकर अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि आओ कमरे में आओ, कुछ काम है। और फिर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और फिर उस कमरे में जो होता है दोस्तों, आप भली भांति परिचित हैं इन बातों से। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। आरती जो होती है अपने भांजे से ही बच्चा पैदा करना चाहती है, उसकी मदद लेकर के। तो किस तरह से यहाँ पर बच्चा होता है या नहीं होता है, या और इस कांड के अंदर एक हत्या भी होती है, तो क्या पूरा मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटती है हरियाणा के पानीपत के एक सिंपल से गांव के अंदर, जहां पर एक वैभव नाम का एक व्यक्ति रहा करता है और जो कि नौकरी किया करता है। एक ऐसी कंपनी में नौकरी करता है जिसमें उसके ट्रांसफ़र ज़्यादातर होते रहा करते हैं। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। पत्नी का नाम था आरती। और दोस्तों, 2 साल होने के बाद भी जो पत्नी है आरती, वो 25 साल की हो चुकी थी। अभी तक भी उसको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि शादी के बाद जो वैभव होता है आरती को वो खुशी नहीं दे पा रहा था जिसकी वह हकदार थी, यानी कि संतुष्ट नहीं कर पा रहा था अच्छी तरह से। अब तो मामला अंदर ही अंदर गंभीर होता जा रहा था। जो आरती है वो सोचती है कि बच्चे तो हमें पैदा होंगे ही नहीं, क्योंकि यह तो कुछ कर ही नहीं पाता है। लेकिन जो वैभव होता है वह यह सोचता है कि ऐसे ही होता होगा गृहस्थी जीवन, क्योंकि उसके अंदर जो कमी थी उसको महसूस भी नहीं होती थी और आरती उससे संतुष्ट नहीं हो पाती थी। तो मामला ऐसे ही चल रहा था, लचर पचर अवस्था चल रही थी यहाँ पर। अब क्या होता है, वैभव का तबादला हो जाता है झज्जर में और वहाँ पर वह जाकर अब नौकरी ज्वाइन करता है। तो अब वह सोचता है कि झज्जर में अगर मैं कमरा लेकर रहूँगा, शहरी इलाका है तो यहाँ पर कमरा बहुत महंगा रहेगा। अगर मैं अपनी पत्नी को भी लाकर यहाँ पर रखूँगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा अलग से। और अगर ऐसे ही रहूँगा तो अपने किसी यार दोस्त के कमरे में, जो वहाँ पर कलीग होते हैं, उनके साथ उसके कमरे में रह लूँगा। आधा किराया देना पड़ेगा, बहुत पैसे की बचत हो जाएगी। दोस्तों, अब वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो मेरा ट्रांसफ़र तो हो गया है झज्जर में, लेकिन तुम यहीं पर रहना सोनीपत के अंदर ही, गांव के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत खर्चा हो जाएगा। इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्या फ़ायदा रहेगा, फिर मैं यहीं पर आ जाया करूँगा हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, और अपने घर पर आराम से रहो। अब तो पत्नी कहती ही क्या, पत्नी तो अब चुपचाप लगा जाती है, कहती है ठीक है जी, आप कमाओ, पैसे तो ज़रूरी है घर चलाने के लिए। तो अब जो वैभव होता है वह नौकरी करने के लिए अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और किसी यार दोस्त जो साथ में काम करने वाले थे उनके ही किसी कमरे में वह शिफ्ट हो जाता है। 4 लोग एक कमरे में रहते थे, तो वहाँ पर बहुत कम किराया खर्चा वहाँ पर उसका लगता है। 4 लोगों का खाना भी बनता है तो उसमें बहुत कम पैसा उसको देना पड़ता है, यानी कि बहुत बचत उसकी हो रही थी। लेकिन इस बचत के चक्कर में वह बहुत बड़ी चीज़ की हानि करने वाला था दोस्तों। और इसने जो हानि की थी, ऐसी हानि बहुत सारे लोगों से हो जाती है बचत के चक्कर में। और इस वीडियो को जब लास्ट तक आप देखोगे, सुनोगे, तो पता चलेगा कि वो हानि क्या थी। अब जो इसकी पत्नी होती है आरती, घर पर अकेली रह जाती है। अकेलापन, तन्हापना, अब कैसे वह गुजारे समय, अकेले अकेले तो घर भी काटने को दौड़ता है। घर में भी अगर कोई साथ में कोई है, सहपाठी या कोई भी घर का सदस्य है, तो वो घर अच्छा लगता है। लेकिन अगर घर में किसी इंसान को अकेले रख दिया जाए तो वह घर जेल के समान हो जाता है। ऐसा ही आरती को यह घर काटने के लिए दौड़ा करता। तो आरती अपनी बड़ी बहन के पास फ़ोन कर देती है। उसका बेटा था 18 साल का सौरभ, जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था। उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, बाज़ार से कोई सामान लाना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है, जैसे तैसे जाती हूँ ऑटो में बैठ करके। तुम ऐसा करो, सौरभ को भेज दो यहाँ पर, और सौरभ यहाँ पर आएगा तो यह मुझे कुछ सामान वगैरह ला कर दे दिया करेगा बाज़ार से, और बाइक हमारे घर पर खड़ी है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन होती है सौरभ के, कहती है कि भाई तुम्हें जाना होगा और अपनी मौसी के यहाँ पर। सौरभ कहता, मम्मी मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो अब जो यह
आरती होती है, कह देती है कि इसकी पढ़ाई में यहीं पर किसी अच्छे से स्कूल में इसका दाखिला करवा दूंगी, पैसों की चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगी। अब तो दोस्तों सौरभ वहाँ पर पहुँच जाता है। सौरभ के आते ही जो आरती होती है खूब लाड लड़ाती है, अच्छा खाना वगैरह खिलाती है, कपड़े धोती, नहलाती धुलाती, और ऊपर से उसको अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। तो वह रोज़ सुबह सुबह पढ़ने के लिए निकल जाता, शाम को वापस घर आता, तो उसका अब आरती का मन लग जाता है। लेकिन दोस्तों औरत जिसकी शादी हो चुकी है, पति दूर है, और तो यहाँ पर गड़बड़ तो होनी ही है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एक दिन दोपहरी का दिन था, 2-2:30 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश होती है, और जैसे ही बारिश होती है तो ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे थे। उन कपड़ों को उतारने के लिए आरती ऊपर जाती है, कपड़ों को उतारती है, लेकिन कपड़ों को उतारने में उसके बदन के कपड़े भी भीग जाते हैं, और उसके बाद कपड़ों को नीचे लाती है और अपने कपड़ों को बदलने लगती है। इतने में ही उसका जो भांजा होता है सौरभ, एकदम से स्कूल से वहाँ पर आ जाता है, और उसकी नज़र अब आरती के ऊपर पड़ जाती है जो कपड़े बदल रही थी, और वह चुपचाप देखकर, सारा नज़ारा तो उसने देख लिया था, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। आरती भी देखती है कि इसने सारा कुछ देख लिया है। अब आरती के मन में पता नहीं एकदम से प्लानिंग बदल जाती है, और वो क्या प्लानिंग थी दोस्तों? कपड़े वो पहन लेती है, अंदर जाती है, खाना परोसती है और खाना खिलाती है, और पूछती है कैसी रही पढ़ाई आज की, और उसके बाद सौरभ से कहती है कि तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे कुछ काम करना है तुमसे। तो सौरभ उसके कमरे में चला जाता है। उसके मन में ऐसा वैसा कुछ था नहीं, खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन उसने रोक लिया था कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और फिर दोस्तों कमरे में जाने के बाद अब यहाँ पर ऐसे ऐसे दृश्य वो दिखाती है, तो सौरभ बहक जाता है, और फिर वहाँ पर उनके अवैध रिश्ता उनके बीच में बन जाता है। अब एक बार जब रिश्ता यह बन चुका था, तो यह सिलसिला अब रोज़ रोज़ का होने लगा था। अब रोज़ एक ही कमरे में सोते, एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। सौरभ को भी बड़ा यहाँ पर मज़ा आ रहा था, और वह तो पूरा उसमें था, कहते हैं ना, बागानों में, फूलों में, और अच्छी मज़े में यहाँ पर ज़िंदगी दोनों की कट रही थी। उधर जो वैभव था वह अपना नौकरी कर रहा था कहीं पर किसी फैक्ट्री में। धीरे धीरे समय गुजरता है, वैभव भी बीच में आ जाया करता है। हफ्ते 10 दिन में वह भी कहता है ठीक है तुमने अच्छा रख लिया सौरभ को, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान या फिर सब्जी साग ये बाज़ार से ला दिया करेगा, और पढ़ाई इसकी यहीं पर हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। अब तो सपोर्ट तो वह कर ही रहा था अपने पत्नी के जो भांजा था उसको। अब दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे अब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद अब जो यह वैभव था घर पर आया हुआ था, और जो आरती थी उसके पेट में दर्द होता है, तो वैभव उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर पता चलता है आरती 3 महीने की गर्भवती है। अब तो वैभव बहुत खुश होता है कि भाई अब मैं बाप बनने वाला हूँ। अब उसको क्या पता था बेचारे को कि ये जो बच्चा है वैभव का है या सिर्फ उस आरती के भांजे सौरभ का है, लेकिन वह तो अपना ही मान रहा था, खुश था। अब तो दोस्तों इस तरह से वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पत्नी को खूब लाड़ प्यार करता है, पैसे भी ज़्यादा देता है आपकी बार तो, कि अपना ख्याल रखना, फल फ्रूट खाते रहना। अब दोस्तों फिर से चला जाता है वैभव ड्यूटी पर 1 हफ्ते के बाद, और पीछे से ये प्रोग्राम इनका चल ही रहा था लगातार, जो फिल्म बन रही थी घर के अंदर। 1 हफ्ते के बाद वैभव फिर से वापस आता है। अब की बार वह 12 दिन की छुट्टी आया था, 12 दिन के लिए छुट्टी रहने वाला था यहाँ पर, और वह वहीं पर टिका हुआ था। अब 12 दिन तो इनसे रुका नहीं जाता है, आरती और सौरभ से तकरीबन उसको 9-10 दिन हो चुके थे। अब आरती और सौरभ आपस में एक दूसरे की तरफ देखते और सोचते कि कैसे मिलना होगा, ये तो यहीं पर जम कर रह गया। अब वे प्लानिंग करते हैं कि रात को मैं आ जाऊँगी, चिंता मत करना। अब रात के समय में आरती चुपके से उठ करके सौरभ के कमरे में चली जाती है, और वहाँ पर फिर वही फिल्म चालू हो जाती है दोस्तों। इतने में ही वैभव की आँख खुलती है, वह देखता है कि कहाँ गई आरती। बाहर निकलता है तो देखता है सौरभ के कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब वह एकदम से कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और दोनों को निर्वस्त्र हालत में देख लेता है। दोनों ही एकदम से, अब उसको वह ज़्यादा बोल पाता उससे पहले ही अब यहाँ पर ये दोनों अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि ज़ोर से आवाज़ मत निकालो, पड़ोसियों को पता लग जाएगा और बहुत बदनामी होगी। अब वैभव जो होता है वह भी अक्लमंदी से काम लेता है कि चलो ठीक है, जो भी ये गलती कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर वो कहता है कि अब ये कल सुबह सौरभ यहाँ से चला जाना चाहिए। अपनी पत्नी आरती से कहता है कि आज के बाद ये यहाँ पर आना नहीं चाहिए, इसको भेज दो इसके घर पर। अब जैसे यह बात कहता है वैभव और जाकर के अपने बेड पर सो जाता है। कुछ उसकी आंखों में आंसू भी थे कि जिस पत्नी के ऊपर भरोसा किया वो ऐसी निकली। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये दोनों अब प्लानिंग करते हैं रात को।
वैभव सो जाता है और इनको माफ़ कर देता है और कह देता है कि ये कल सुबह यहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी पहली गलती माफ़ करता हूँ मैं। लेकिन आरती और सौरभ अब यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों का तो मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। और आरती कहती है ये किसी काम का है नहीं, अब तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। अब ये प्लानिंग करते हैं कि इस वैभव को ही रास्ते से हटा देंगे, चुपचाप इसको कहीं बाहर डाल देंगे और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गया तो गया कहाँ, और तुम मेरे पास ही पढ़ते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ मज़े से रहूँगी, बच्चा हमें हो ही जाएगा। अब ये प्लानिंग करने के बाद दोस्तों रात के समय में 2:30-3 बजे वैभव की चाकुओं से हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद अब लाश को ठिकाने लगाना था, तो गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक नदी पड़ती है। ये सोचते हैं कि उस नदी में डाल देंगे इसको और फिर उसको बोरी में पैक करते हैं। और बोरी में पैक करने के बाद उसको बाइक पर रख करके दोनों उसको बैठ करके नदी की तरफ ले जाने लगते हैं। 2:30-3 बजे का समय था और 2:30-3 बजे कोई इस कंडीशन में इस तरह से जाएगा तो कोई भी पहचान लेगा कि मामला कुछ ना कुछ संदिग्ध है, इस बोरे के अंदर क्या है। जैसे वे गांव से बाहर निकलते हैं, नदी बस 2 ही किलोमीटर दूर रह गई थी, लेकिन इतने में ही आगे से कोई स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई नज़र आ जाती है। और यह दोस्तों डर जाते हैं क्योंकि दूर से आ रही थी वो सड़क से, और ये एकदम से डर जाते हैं और उस बोरे को वहीं पर डाल देते हैं झाड़ियों में और वापस बाइक को मोड़ करके दोनों बैठ करके आगे की तरफ चलने लगते हैं, जिससे कोई देखे भी तो कोई ये ना कहे कि बोरे में क्या है। तो दोस्तों अब यह आगे चलने लगते हैं और जो स्कॉर्पियो थी अब वह उनके पास से गुजर भी जाती है, लेकिन अब दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होती है कि उस लाश को दोबारा से बाइक पर रखें और उसको उस नदी के अंदर फेंकें, क्योंकि वहाँ पर अब वह डर जाते हैं। एक तरह से कई बार हो जाता है ना ऐसा मामला, वह इतने घर ही आ जाते हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा और हमने थोड़े किया कुछ भी, कोई मार कर चला गया होगा। अब सुबह जैसी होती है तो गांव के लोग जैसे जंगल की तरफ निकलते हैं तो वो बोरा पड़ा हुआ मिलता है। कोई उस बोरे को देखता है, देख करके एकदम से डर जाता है और एकदम पहचान लेता है, अरे यह तो वैभव है। और एकदम से गांव वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वैभव की पत्नी को बुलाया जाता है, आरती को। आरती वहाँ पर रो रो कर पूरा ड्रामा कर रही थी। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अब उस लाश को अपने काबू में लेती है। आरती से पूछती है कि कैसे हुआ, कहाँ गए थे ये। आरती बताती है कि ये शाम को निकले थे किसी यार दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन वापस आए नहीं और हमारी नींद लग गई और सुबह सुबह हमें खबर मिली कि वो तो लाश बोरे में पड़ी हुई है वैभव की। अब यहाँ पर पुलिस उस वैभव की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो भाई किस दोस्त ने बुलाया था, लेकिन शाम को किसी दोस्त ने फ़ोन ही नहीं किया था उसके पास, तो यह बात झूठी नज़र आती है। लेकिन अब पुलिस सीधा आरती को पकड़ नहीं सकती थी, तो अब जो पुलिस होती है गांव के कुछ एक जगह पर, जैसे दुकान वगैरह थी किसी की, तो उसके सामने सीसीटीवी कैमरा उसने लगवाया हुआ था। उस कैमरे की छानबीन जब पुलिस करती है, उस कैमरे में साफ साफ दिखाई दे जाता है, क्योंकि कैमरा नाइट विजन वाला था। उस कैमरे में साफ साफ ये दिख रहा था कि ये आरती है, वो बाइक पर बैठी है, बीच में बोरी रखी हुई है, वही वाली जो मिली है, और आगे इसका जो भांजा सौरभ है 18-19 साल का, वो बाइक को चला रहा है। दोनों के चेहरे उस कैमरे में कैप्चर हो चुके थे, तो मामला साफ था। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है और अच्छी से इनकी सुताई करती है। तो यह सारा मामला पुलिस के सामने खोल देते हैं और फिर यह मामला पूरे गांव और पूरे इलाके के नज़र में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आरती कहती है पुलिस से, जब बताती है कि भाई क्यों किया तुमने ये काम, तो आरती ये कहती है कि उसके पति से कुछ हो नहीं पाता था और 2-3 साल गुजर चुके थे शादी के, बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा था और मुझे बच्चा चाहिए था। और मैंने फिर यह गलती, पहले तो मैंने अपने भांजे को ऐसे ही बुलाया था कि मन नहीं लगता है, अकेले रहती हूँ, लेकिन बाद में विचार आया कि अगर भांजे के साथ रिलेशनशिप हो जाए और उससे बच्चा पैदा हो जाए तो उसके पति को क्या पता चलेगा, वह आता भी है हफ्ते में 10 दिन में। तो यह प्लानिंग इन्होंने की थी और पति बाहर रहता, भांजे के साथ जीवन अच्छे से गुजरता रहेगा, लेकिन पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया, फिर उसको हमने रास्ते से हटा दिया। ये सारी सच्चाई पुलिस के सामने जब वो बताती है, अब दोस्तों पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। और जो भांजा था सौरभ 18 से ऊपर का हो चुका था, सीधी सी बात है, जेल जाएगा, ज़िंदगी ख़राब है पूरी तरह से। और इस आरती की भी ज़िंदगी ख़राब है। जो बच्चा पेट में है अब वह जेल में ही पैदा होगा, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि वह पहली नज़र जब खोलेगा तो जेल में नज़र खुलेगी, उसकी आँखें खुलेंगी। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों अवैध संबंधों में। अब कितना बड़ा पाप, क्या महापाप हो गया। जो बच्चा पैदा होगा वो एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलेगा जहां पर अपराधी होंगे, क्रिमिनल होंगे, उनके बीच में बड़ा होगा, पलेगा 5 साल तक तो कम से कम
और ये जो सौरभ था भांजा, इसने देखा ही क्या था, 18 साल का 19 साल का था, बस मौसी के चक्कर में आकर के अपनी जीवन को बर्बाद कर लिया। और जो वैभव था, जो रात दिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पैसे कमाया करता था, उसकी जान चली जाती है यहाँ पर। और ये सब खेल होता है हवस के कारण। तो कभी भी दोस्तों हवस में ना पड़े। जहाँ पर विचार ये आ जाता है ना कि भाई ये काम तो हम चुपचाप कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, वहीं सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। वो ये सोचता है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उस चीज़ को भगवान देख रहा होता है और कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बना देता है, उस चीज़ का पता लगता ही है। जब आदमी अपने आप में चतुर चालाक बनता है तो उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और फिर बड़े बड़े कांड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बार बार कहता हूँ पत्नी को अकेला किसी के साथ ना छोड़ें। चाहे कोई कितना भी प्यारा प्रीत है या कोई उम्र में कितना भी छोटा है या बड़ा है, किसी के साथ ना छोड़ें। बहुत बुरा ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। आजकल 95% इस तरह के केस थाने तहसीलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई किसी को लेकर भग गया, किसी ने किसी से शादी कर ली, किसी ने किसी की हत्या कर दी, इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे। आज से 20 साल पहले ऐसे केस बहुत गिने चुने देखने को मिला करते थे और अब तो ज़्यादातर किस्से यही हैं। पुलिस थानों में, थाने तहसीलों में कोई पत्नी आई है नई, उसने पति को देखा, पति अच्छा नहीं लगा तो तलाक लेने के लिए घूम रही है। कोई प्रेमी के साथ भाग गई है, कोई प्रेमी के साथ भागकर शादी कर रही है कोर्ट में जा कर के और पीछे उसके घर वाले पड़े हैं। किसी ने अपने पति की हत्या कर दी है, किसी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। यही तो मामले चले हुए हैं। दोस्तों वीडियो में जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सुजीत कुमार, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट रहता है, इनका हर वीडियो पर कमेंट रहता है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समाधान पाटिल हर वीडियो में सपोर्ट करते हैं, भाई बहुत ही सपोर्टेड इंसान हैं। धीरज बनवाल हमेशा कमेंट करते हैं और जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, भाई बहुत ही तहे दिल से हमसे प्यार करते हैं। अमित पटेल भी बहुत प्यार करते हैं और भीमदत्त जोशी भी लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रजत सैनी भाई कमेंट करते हैं, राम राम जी। अरुण यादव कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, हरदम हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मुकेश कुमार दूसरी आईडी है, सावधान रहें, सतर्क रहें जी। बिल्कुल मुकेश जी। संजीव कुमार नेपाल से हैं, लगातार हमारे साथ कई सालों से बने हुए हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। करण कुमार पी, नाम शायद मुन्ना लाल है इनका, लिखा नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सपोर्ट करते हैं करण भाई। और उसके बाद हाँ दोबारा से कमेंट किया करण कुमार पी आईडी से, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। वेरी नाइस सेटर, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। मोहम्मद जहांगीर सर, आप मेरा नाम लिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोहम्मद जहांगीर जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो सपोर्ट करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सराहते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और हमारे साथ हैं राम गोसाई जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल तिरछी बात को, मज़े लेते रहिए कहानियों का और इनसे सीख लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।